हमारे साथ मौजूद हैं वित्त और राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे जी और मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले तो ये सवाल सर आपसे कि कोविड के समय में एक तरफ लोगों को राहत की उम्मीद थी कि टैक्स के फ्रंट पे कुछ राहत मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ लोग इस बात से भी डर रहे थे कि कई तरह की सेस की बात चल रही थी, कोविड सेस लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, लेकिन नहीं टैक्स लगाना ये अपने आप में रिलीफ समझे आम आदमी इस वक्त, मिडिल क्लास खासतौर से? नहीं, देखिए, ये जो कोविड का जो वक्त था इसमें सरकार को हम लोगों को कुछ ऐसा करना था जिससे कि इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हो। जी सर। अब आप देखें कि इस साल जो एक पब्लिक स्पेंडिंग कि जब भी इस तरह का जो वक्त आता है, और ये वक्त अगर आप देखें तो कोई एक ऑर्डिनरी क्राइसिस का वक्त नहीं था। बिल्कुल। ये मतलब कि अब इसके पहले अगर स्पेनिश फ्लू के टाइम पे अगर हुआ तो उस टाइप का, उस लेवल का, जिससे कि पूरा दुनिया काफ़ी प्रभावित है। जी। इस समय में जो एक दी नीड ऑफ द आवर जो थी हमारे यहाँ कि हमारा पब्लिक स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ना चाहिए और उसकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए। और वो भी क्या, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार, तो आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो स्ट्रेस है कि हमने हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी हमने अपना ध्यान दिया, उस पर काफ़ी हमारी स्पेंडिंग बढ़ेगी और बड़े जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर बढ़नी चाहिए। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप पिछले साल की तुलना में देखें तो करीब करीब 32 से 33% इंक्रीज है जी। 5,54,000 करोड़ तक का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह का, और उसके अलावा भी अब अगर जो दूसरे सेक्टर में आप देखें, जिस तरह से हम उसको एसेट मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब हम करने जा रहे हैं, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो काम करने जा रहे हैं, इस सब का जो एक देश में एक जो अगर आप पब्लिक स्पेंडिंग करते हैं, क्वालिटी स्पेंडिंग करते हैं, तो उससे भी लोगों के हाथ में पैसा जाता है। आपने जो इकोनॉमिक सर्वे पेश करने के बाद भी कई जगह पे कहा कि फ्री वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को बजट में कुछ करना चाहिए। 35,000 करोड़ रुपए का एलोकेट किया गया है। क्या इससे पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन हो जाएगी या फ्री वैक्सीनेशन का क्या रोड मैप हो सकता है? वही कह रहा था मैं कि एक्चुअली यदि सिर्फ केंद्र का जो आउटले है उसको आप लें, 700 रुपये में लें तो 50 करोड़ कवर हो जाता है। अब इसमें मान लीजिए 60-40 ऐसा केंद्र और राज्य दोनों मिलके, क्योंकि ध्यान दीजिए कि स्वास्थ्य जो है ये राज्य का विषय है, तो उसको आप लेके उसकी जो आंकलन है वो करें तो करीब 100 करोड़ लोग तक एक्चुअली इसमें ये पहुंच सकता है। और 100 करोड़ में तो आपकी हर्ड इम्यूनिटी आ ही जाती है, उससे पहले ही आ जाएगी। तो ये तो आप जो फ्री वैक्सीन की आप बात कर रहे थे उसके लिए प्रावधान किया गया है। बजट पर जो प्री बजट मीट्स हुई थी तो राज्यों ने आपसे कहा था कि सेस को ही न लगाया जाए, उन्होंने मांग की थी, लेकिन जो नया सेस आया है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, इसको कुछ चुनिंदा आइटम्स पे लगाया गया है, तो इससे कितना कलेक्शन होगा और इसको किस तरह से फिर आगे खर्च करने का क्या रोड मैप है, इसको लेकर बताइए। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जी, और ये अगर देखें तो हमारे देश में के जो किसान हैं और उनके एग्रीकल्चर में एक काफ़ी बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से एग्रीकल्चर है उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे आगे फिर से प्रोसेसिंग करके कैसे उनका सामान बिके, जिससे कि किसानों को अच्छे प्राइसेस मिले उनके प्रोडक्ट के लिए, उनके जो प्रोड्यूस हैं उनके लिए उनको अच्छे कीमत मिले। इन सब करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके डेवलपमेंट पे काफ़ी हमें एक कंसंट्रेटेड तरीके से, और जिसके लिए कि फंड काफ़ी ईयरमार्क्ड हो, मतलब कि ऐसे एक जनरल बजटरी प्रोसेस में अगर आपको 10 चीज़ों के लिए खर्च करने हैं तो अपने पैसे के हिसाब से उसके लिए उस तरीके से खर्च करना पड़ता है। जब भी आप किसी चीज़ को अगर प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो आपको एक स्पेशल फंड ईयरमार्क करना पड़ेगा। तो ये जो सेस जो लगाया जा रहा है वो उसी पर्पज़ के लिए है कि हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए एक ईयरमार्क फंड हो जो कि सिर्फ उसी पे खर्च हो, और इसीलिए हमने सेस लगाया। और सेस भी लगाया इस तरीके से कि पहला तो हमने काफ़ी कम चीज़ों पे लगाया, मतलब कि करीब 15-16 इस तरह के आइटम्स हैं उन पे लगाया है, और इस पे भी इस तरीके से लगाया जिससे कि जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला जो व्यक्ति है, उस पर कोई ज़्यादा बोझ ना पड़े। बिल्कुल। तो इसलिए उस पर अगर पहले से अगर कुछ कस्टम ड्यूटी है या पहले से कुछ एक्साइज ड्यूटी है या केंद्र का ही अपना कोई स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है, जो कि पूरा का जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है उसको कुछ कम करके, और इधर अगर हम सेस पे, अगर हम ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस पे पैसे डालते हैं तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि इससे जो पैसे मिलेंगे, जो कि मैंने अभी बताया कि करीब 30,000 करोड़ रुपया हर साल हमें मिलने का उम्मीद है। जीएसटी का कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है, रिकॉर्ड हाई रहा है।
इस रेवेन्यू को देखते हुए आगे जीएसटी को लेकर क्या रोड मैप है, क्या रेट रैशनलाइजेशन आने वाले दिनों में हो सकते हैं, और जो लेट फीस वगैरह इस तरह की समस्याएं चल रही हैं, या विवाद से विश्वास स्कीम आपने एक्सटेंड किया, वो एक राहत है, लेकिन कई सारे लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि लेट फीस और इस तरह की चीज़ों से और राहत मिलेगी, वो कब तक? देखिए, जहाँ तक कि लेट फी का सवाल है, अगर आप देखें पिछले 7-8 महीने में हम लोगों ने ये लेट फी के बारे में एक टाइम दिया था। उस टाइम तक जिन लोगों ने भर दिया रिटर्न, तो उनको कोई लेट फी पेनल्टी वगैरह सब हमने काफ़ी उसमें छूट दी थी। लेकिन एक जो जीएसटी के बारे में जो आपने जो सवाल कहा कि पिछले 2-3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि हमारा जो कलेक्शन, मंथली कलेक्शन 1 लाख से ज़्यादा है, और पिछले महीने में 1,15,000 करोड़ आया, जो कि एक रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड को भी हम लोगों ने इस अभी सरपास किया कि जनवरी महीने का कलेक्शन हमारा 1,20,000 करोड़ हुआ। तो ये सब एक हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि कंप्लायंस बढ़े सिस्टम में, और उस कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए जो एक ऑफकोर्स एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी काफ़ी मतलब बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण भी हमें ज़्यादा कलेक्शन मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक कंप्लायंट टैक्स सिस्टम जहाँ पर कंप्लायंस हो और लोग खुद कंप्लाई करें। इसके लिए हमने जो एक डेटा एनालिटिक्स और डिफरेंट सोर्सेस हैं, जैसे इनकम टैक्स से हमने डेटा लिया, बैंक से डेटा लिया, कस्टम से डेटा लिया, और इन सबको देख करके, और जहाँ भी हमें लगता है कि कुछ एबनॉर्मल है, अगर किसी ने अगर इनकम टैक्स में टर्नओवर दिखाया 10 लाख और जीएसटी में अगर 2 करोड़ का टर्नओवर दिखा रहा है लेकिन टैक्स नहीं भर रहा है, तो हमें ये पता चल जाता है। उसी तरीके से अगर जीएसटी में टर्नओवर दिखाया और बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका मतलब कि शायद वो फर्जी कंपनी है और उस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। तो कस्टम्स, इनकम टैक्स, बैंक्स और जीएसटी, इन सब डेटा का हम लोग काफ़ी एक एनालिसिस करते हैं, और इसके बेसिस पे बहुत ही एक टारगेटेड एक्शन अब हम ले पाते हैं। बजट से पहले लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा थी। अब बजट पेश हो गया है, उन उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा है, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं DFS सेक्रेटरी देवेश्वर पांडा जी, जिनके ऊपर बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की जिम्मेदारी होती है, और हमारे साथ है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी तरुण बजाज सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात, जो बजट से पहले चर्चा भी काफी हुई थी, आपने एक प्लेटफॉर्म पे बोला भी था, वो था बैड बैंक की चर्चा हुई थी, और इससे जुड़ा हुआ कुछ ऐलान हमने बजट में देखा है, ARC, AMC के ऐलान के बाद। तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि जब इकोनॉमिक सर्वे की बात आई थी उसमें कहा गया कि इसको जितना हम लोग चाहे प्राइवेट हाथों में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले आप बताइए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फिर बाकी डिटेल भी इनसे लूंगा मैं। आपने जो बात कही कि प्राइवेट हाथों में रहेगा, वो बात बिल्कुल सही है। ये सरकार इसमें कोई शेयर होल्डिंग नहीं रख रही है। कोई शेयर होल्डिंग नहीं रखेगी? कोई शेयर होल्डिंग नहीं रखेगी। शेयर होल्डिंग बैंक्स के पास रहेगी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास रहेगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि देवाशीष पांडा जी, जिन्होंने इसको पूरा जामा दिया है, वो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, यही मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि सरकार इसमें बहुत दखल नहीं देगी, जो उनकी बातचीत से लगा। एक जो चिंता जताई जा रही थी बैड बैंक का जब आइडिया आया था, वो ये कि बैड बैंक के जरिए आप जो है खास तौर से इन्वेस्टर्स का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा जो है वो थोड़ा सा खतरे में पड़ सकता, उनके कंसर्न जो है वो ज्यादा थे। इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि इस बैड बैंक के जरिए भी शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स के हित का ध्यान रखा जाए? देखिए, ये जो बात हो रही है, बैड बैंक कॉमन पार्लेंस में जाना जाता है, लेकिन ये एक ARC है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स होता है जिसमें पैसा वापस नहीं आ रहा है, यद्यपि बैंक उसका प्रोविजन कर देते हैं RBI के नॉर्म्स के हिसाब से, तो अभी जो बैंक्स के पास जो बड़े लोन्स हैं 500 करोड़ के ऊपर, उसमें ये नहीं कि 2-4, उसमें 10, 12, 14 बैंक का कंसोर्शियम जो है लेंड करता है। तो उसमें कंसोलिडेशन नहीं हो पाता है कि यदि हम उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं उस एसेट को, या आगे बेचना चाहते हैं, तो 12 बैंक बैठ के उसको निर्णय लेना, और दूसरा कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर आता है खरीदने, तो वो 12 लोगों से जाके बातचीत करना पड़ता है। उसके परिणाम क्या होता है कि वो एसेट नहीं डिस्पोज हो पाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाता है, बैंक्स का जो पैसा उसमें अटका हुआ है, जो भी उसको मिल सकता है, वो नहीं मिल पाता है समय से। ठीक है। तो ये एक IBA से प्रस्ताव आया था कि इसको सारे बैंक्स, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स मिलके ये एक ARC, AMC मॉडल स्थापित करना चाहते हैं। शुरू में उनका प्रस्तावना था कि सरकार भी कुछ पैसा डाले, लेकिन जो आपने उसमें आशंका जताई सरकार डालेंगे, उसमें कई सारे और बाधाएं भी आती है। तो इसमें बैंक्स की उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा,
और ये एक तरीके से एक ARC का गठन होगा। ये भी आप सवाल पूछेंगे, ऑलरेडी ARC है तो वो ARC क्यों नहीं उसको चला सकते हैं? बिल्कुल, ये पूछने वाला उसका कारण ये है कि जो ARCs हैं 4-5 छोड़ के बाकी सब बहुत थिनली कैपिटलाइज्ड है, यानी उनका कैपिटल बेस इतना बड़ा नहीं है कि वो बड़ा एसेट्स खरीद सके और उसको रिजॉल्व करके आगे बेच सके। ये जो नए ARC की बात कह रहे हैं कि आप कितने ARC, एक बड़ा देख रहे हैं या फिर 2-4 देख रहे हैं? नहीं, एक ARC रहेगा, एक ARC जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक मिल के बनाएंगे। शुरू में कितने करोड़ रुपए का, कितने मैं बता रहा हूँ। तो ये ARC क्या करेगा, ये सारा एसेट को एग्रीगेट करेगा, सारे NPA को, कोई जितने NPA कोई हैं, और उसमें हम लोग जो इनिशियली जो आप पूछ रहे हैं लक्ष्य होगा वो लगभग 2-2.25 लाख करोड़ के आसपास होगा। उसमें करीब 68 से 70 ऐसी एसेट्स पड़े हैं जिसमें वैल्यू अनलॉक करना है। बैंक्स उसमें कहीं 80%, कहीं 90%, कहीं 100% प्रोविजन कर दिए हैं, तो इसलिए उनके बैलेंस शीट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो लेगेसी NPA है, उसमें से अगर मान लीजिए उनको 40,000, 50,000 जो भी नेट एसेट वैल्यू है मिल जाता है, तो वो एक एडिशनल कैपिटल आ जाएगा, तो उसको व्यवसाय में लगाएंगे। आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो बैंक ऑलरेडी इसको प्रोविजनिंग कर चुके हैं उनके एसेट को हम लाने जा रहे हैं। यानी ये जो बैड बैंक का एक प्लस पॉइंट देखा जा रहा था कि प्रोविजनिंग नहीं करना पड़ेगा, बैंकों की फाइनेंशियल हालत को उल्टा असर नहीं पड़ेगा, वो शायद वो इसका हिस्सा नहीं होगा। उसमें देखिए प्रोविजनिंग कर चुके हैं, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब उनको वो बेचेंगे उस ARC को, वो ARC का स्ट्रक्चर रहेगा कि उसको 15% जो है कैश में डील होगा, 85% का एक रिसीट मिलेगा, सिक्योरिटी रिसीट बोलते हैं उसको। कोई थ्रेशोल्ड भी रखा आपने NPA अमाउंट का? नहीं, NPA 500 करोड़ के ऊपर वाले बड़े एसेट्स, करीब वो 68-70 ऐसी एसेट्स हैं जो कई सालों के रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। यदि वो रिजॉल्व हो जाता है और उसके आगे फिर उसको बेच देते हैं तो वो वैल्यू वापस आ जाएगा, जो बैंक्स की पैसा उसमें फंसा हुआ है वो उनको वापस मिलेगा। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पे, कब तक हम ये ARC बनता हुआ देखेंगे? जल्दी बनेगा उसमें, क्योंकि ये बैंक्स की प्रस्तावना है और उसमें उनको जो कुछ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़रूरत होगा और RBI की फॉरबेरेंस होगा, उसमें ऑलरेडी वार्तालाप चल रही है RBI से, तो हम समझते हैं कि बहुत शीघ्र उसको मूर्त रूप देंगे। और कारोबारी साल के पहले महीने तक मैंने जो बताया कि बहुत जल्दी कराएंगे उसको। तरुण बजाज साहब, एक जो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, इंडस्ट्री की मांग भी थी और सरकार के भीतर प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन फैसला हो गया, ऐलान कर दिया सरकार ने, वो था इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाने को लेकर के। इंश्योरेंस सेक्टर एक थोड़ा सा संवेदनशील सेक्टर माना जाता है भारत जैसे देश में, जहाँ पे लोग अभी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है इस सेक्टर को लेकर के। इसके पीछे सोच क्या थी और इसमें इन्वेस्टर्स के हितों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जैसे ये भी देवाशीष पांडा जी का है, पर मैं बताऊंगा, मैं भी FDI का है इसलिए मैंने आपसे पूछा, और मैं इस सेक्टर में पहले रहा हूं। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज में होल्डिंग जो फॉरेन की है वो 49 से 74 बढ़ाई जा रही है। इसमें पॉलिसी होल्डर्स का पैसा कैसे इन्वेस्ट होगा, कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है IRDA। जैसा वो निर्देश देती है, जैसे वो गाइडलाइंस निकालती है, उसी के अनुसार कंपनीज को अपने पॉलिसी होल्डर्स के पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। और साथ ही इंश्योरेंस एक्ट में एक ये भी प्रावधान है कि आप इंश्योरेंस का पैसा किसी भारत से बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमें आश्वासन होना चाहिए। प्रावधान लागू रहेगा इसके बाद? वो तो एक्ट का प्रोविजन है और बिल्कुल लागू रहेगा कि ये पैसा बाहर नहीं जा सकता है। तो इसलिए ये डर किसी को नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी होल्डर्स के पैसे पर कोई इसमें चिंता का विषय है। मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए भी जैसे मैं फिर चाहूंगा कि देवाशीष पांडा जी का है, उनके पास भी जाऊंगा। हाँ, अच्छा, इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल में यह है कि 50% से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे और इंडियन रेजिडेंट्स रहेंगे। तो साथ ही हमने जब ये अलाउ किया है 49 से 74, उसके साथ साथ कुछ सेफगार्ड्स भी रखे हैं और उन सेफगार्ड्स के होते हुए इंश्योरेंस में पैसा बहुत चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ पर जो पेनिट्रेशन इंश्योरेंस की है वो काफी कम है। बजट से पहले दो चुनौतियां सरकार के लिए बताई जा रही थी। पहला ये कि सरकार आखिर पैसा कहां से जुटाएगी खर्च करने के लिए, दूसरा कि खर्च इस तरीके से किया जाए ताकि नई मांग पैदा हो जिससे आखिरकार ग्रोथ पटरी पर आए। और इससे जुड़े हुए दोनों ही मंत्रालय के मुखिया हमारे साथ हैं और विनिवेश सचिव तुहिन कांता पांडे सर हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन सर हैं। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, फर्टिलाइजर को लेकर बजट से पहले आत्मनिर्भर भारत में सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया था कि देंगे। तो आपने बजट में प्रोविजनिंग भी की है, ये क्या कैश में देंगे या फिर IBA बैंक स्पेशल बैंकिंग कैश में देंगे? ये कैश में देंगे। कब तक इनको मिल जाएगा?
बिफोर 31st मार्च। 31 मार्च। और नेक्स्ट फिस्कल के लिए क्या प्लानिंग है आपकी फर्टिलाइजर सेक्टर? नेक्स्ट ईयर फिस्कल ईयर में कोई अरियर्स नहीं रहेंगे। अच्छा, कोई नहीं रहेंगे। नेक्स्ट because the entire arrears are cleared with the 65. Okay. This is enough to clear all the arrears. So we will be starting the new year on a clean slate. The budget provision is adequate for 1 year subsidy. तो क्या ये माना जाए कि अब धीरे धीरे हम लोग जैसे एलपीजी के लिए में थे वैसे ही डीबीटी फर्टिलाइजर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ, डीबीटी के और बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें दिस वी हैव नॉट मेड एनी एडजस्टमेंट्स टू आवर नंबर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी चेंजेस इन द फर्टिलाइजर। इसमें बिजनेस एज यूजुअल एस्टिमेशन किया है। अभी चालू कारोबारी साल में हमने स्ट्रेटेजिक सेल का जो कोशिश की थी उसमें कई सारी बड़ी कंपनियां थी जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी। बीपीसीएल हो, एयर इंडिया हो, कॉनकोर हो। बीपीसीएल एयर इंडिया की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है, तो कब तक इस प्रक्रिया को आप देखते हैं कि ये संपन्न हो जाएगी? चूँकि अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट भी आ चुके हैं कुछ, और कुछ के हमारे ईओआई निकल चुके हैं, जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन है, बेमिल है, कॉनकोर का ईओआई भी आएगा, नीलाचल इस्पात का भी निकला है। तो ये जो प्रोसेस हमें लगता है जो 6-8 महीने का प्रोसेस होता है, यदि वो आगे उसमें हो जाए, जब ड्यू डिलिजेंस हो जाता है, तो मुझे आशा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी ये जो ट्रांजैक्शन जो ऑनगोइंग है ये कंप्लीट हो सकता है। बीपीसीएल के भी जी। एलआईसी का हम लोग की बात कर रहे हैं, डाइवेस्टमेंट कम से कम 10% की चर्चा चल रही है, तो आप लोग एलआईसी से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके हिस्सेदारी बेचने को? नहीं, देखिए अभी तो नंबर्स कहना तो मुश्किल है। एलआईसी की अभी एम्बेडेड वैल्यू की प्रक्रिया जारी है, जिसमें कि हमने इंडिपेंडेंट एक्चुएरियल फर्म का नियुक्ति कर दी है और वो करेंगे। उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, वो फाइनेंस एक्ट के साथ ही एलआईसी की हमने लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट भी ले लिया है, तो हमें सेपरेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से जैसे आईडीबीआई के लिए भी जो हमें लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट की जरूरत थी, वो भी हमने फाइनेंस एक्ट में ही शामिल कर लिया है। बजट में कई तरह के ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसका सीधा असर जो है डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर है। कई तरह के क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग हमसे सवाल भी पूछ रहे हैं और कुछ सवाल हमारे भी हैं। हमारे साथ सीबीडीटी चेयरमैन सीबीएसई चेयरमैन है सर सीएनबीसी आवाज़ पे आपका शुक्रिया। एक जो नई चीज़ आई है कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जिनकी इनकम है उनके लिए है कि अगर वो पीएफ विथड्रॉ करते हैं तो उनको ट्रिपल ई का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो ईईटी होगा। तो क्या ये कोशिश है कि धीरे धीरे ईपीएफ जो है वो ट्रिपल ई सेगमेंट से उसको शिफ्ट किया जाएगा ईईटी पर? नहीं, इसकी पृष्ठभूमि में सिंपल सी बात इतनी थी कि जैसे जो कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख के ऊपर है और उनको पूरा एग्जेम्पशन मिले, मतलब चापली 1 करोड़ रुपया भी अगर किसी ने डाला है उसको भी उतना ही एग्जेम्पशन मिल रहा है जितना कि एक साधारण 2 लाख के नीचे तक के या 2 लाख तक की कंट्रीब्यूशन करने वाले का। तो एक थोड़ा फर्क करना लाजिमी था और उसी संदर्भ में ये परिवर्तित प्रावधान लाया गया कि 2.5 लाख तक की एग्जाम्प्ट में जो मेजर चंक है अपने टैक्स पेयर्स का, जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं, उनके लिए ट्रिपल ही रहेगा, उनके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है। सिर्फ जो थोड़ा उस सीमा के ऊपर जो जा रहे हैं उनके ऊपर कुछ एक आंशिक रूप से टैक्सेशन आएगा। एक्साइज ड्यूटी की बात करना चाहता हूँ। पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर आप देखें लगभग तमाम शहरों में ऑल टाइम हाई पे है, कई शहरों में वो 100 रुपये को भी पार कर गया है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि एटलीस्ट गवर्नमेंट बजट में जो है एक्साइज ड्यूटी कट करेगी। कट तो किया गया लेकिन दूसरे तरीके से उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो कम से कम सीएनबीसी आवाज़ पे आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या इस बारे में थिंकिंग है, सरकार राहत देगी? देखिए, ये एक बड़े कठिन समय में हम हैं जहाँ पे सरकार को रेवेन्यू की ज़रूरत है। तो आप ये इस बात का आप हमें शुक्रिया बताएंगे कि हमने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं है, लेकिन इसकी एक लिमिट होनी चाहिए सर। आप एक ही मीडियम से इतने सारे टैक्सेस, एक पेट्रोल डीजल ऐसा कमोडिटी है, कोई भी आप सेस भी लगाए तो अपने पेट्रोल डीजल पे ही। पेट्रोल डीजल पे सिर्फ नहीं, काफ़ी 15 आइटम्स पे लगाए, बाकी भी लगाए हुए हैं, गोल्ड पे भी लगाए हुए हैं। ये ऐसा अकेला एक आइटम नहीं है जिसपे हमने लगाया। एक्साइज साइड पे जरूर ये एक लगा है, बाकी कस्टम साइड पे भी काफ़ी आइटम्स पे ये सेस लगा है। तो क्या कुछ रिलीफ की उम्मीद कर सकते हैं? ये तो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि हमारे फाइनेंसेस कैसे रहते हैं। हाँ। और अगर फाइनेंस अच्छे रहेंगे तो
तो हमें उस टाइम पे उसका प्रक्रिया देखना पड़ेगा।